डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि टॉपिक अभी आप देख रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करें उसके पहले जो और भी लॉज हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, उसको 2 मिनट थोड़ा सा जो है हम देख लें। उसके बाद सेकेंड लॉ पे आएंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया था मार्केट में। सबसे पहले क्या आया था? फर्स्ट लॉ। उसके बाद आया सेकेंड लॉ, उसके बाद आया थर्ड लॉ, उसके बाद आया जीरोथ लॉ। तो बोलिएगा सर इसका नाम फोर्थ लॉ होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ थर्मोडायनामिक्स का आधार था, थर्मोडायनामिक्स का फाउंडेशन था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा जीरोथ लॉ। ठीक ना। लेकिन इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी? चौथे स्थान पर। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद जीरोथ लॉ। अब यदि हम बात करें जीरोथ लॉ की, तो जीरोथ लॉ ये बोलता था कि कोई बॉडी ए है, बी के साथ दोस्ती है, सी के साथ दोस्ती है, तो बी की दोस्ती सी के साथ होगी। मतलब कि इफ ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर, एंड separately in thermal equilibrium with C, then the body B and C will also be in equilibrium। ठीक है। अब बेसिकली ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है कि टेम्परेचर मेजरमेंट का जो है, ठीक है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट का आधार होता है। कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या है कि बी के साथ भी है और सी के साथ भी दोस्ती है, तो बी और सी में रिलेशन दे देता है। जैसे ए और बी का एक रिलेशन है, ए और सी के साथ रिलेशन है, तो बी और सी का रिलेशन पता चल जाएगा। कैसे? जैसे थर्मोमीटर, हमने एग्जाम्पल दिया था इसका, किसका? थर्मोमीटर का। थर्मामीटर यदि आप देखेंगे तो कोई भी थर्मामीटर, खास करके जब फीवर होती है हमें, ठीक है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में कई सारे थर्मोमीटर हैं, 5 थर्मोमीटर बताए थे, लेकिन हम लोग मरकरी थर्मोमीटर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका थर्मोमीटर है, यही है ना थर्मामीटर, और ये है आपकी बॉडी, और ये क्या है आपका? सराउंडिंग। तो ये 3 बॉडी हो गए कि नहीं? तो ये थर्मोमीटर जो है एक साथ जो है बॉडी के साथ भी रिलेशन मेंटेन करता है, और किसके साथ? सराउंडिंग के साथ भी। तो बॉडी के सराउंडिंग के साथ एक रिलेशन मेंटेन हो गया। मतलब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और सी मान लीजिए, इसको सराउंडिंग को। ठीक ना। और अच्छे से समझा देते हैं थोड़ा सा थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट, कि ये जो है आपका क्या हो गया? थर्मोमीटर। ठीक ना। आपको फीवर हुआ है तो ये बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया? सराउंडिंग। ठीक है ना, सराउंडिंग मतलब आपका इन्वायरमेंट। ठीक है। अब क्या करते हैं आप? थर्मोमीटर को बॉडी से चिपका देते हैं। ये थर्मामीटर जो है पहले से ही सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। या आप कभी देखते होंगे, यदि पारा वाला होगा, मरकरी वाला, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, पारा वाला जो होता था उसको हाथ से एक बार ऐसे वो कर देते थे ताकि वो जीरो पे आ जाए। ठीक ना। तो ये क्या हुआ? बॉडी क्या हो गया आपका? ए, ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है। तो ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और ए सी के साथ भी आ जाता है। तो बी और सी के साथ आ गया, तो हमें बॉडी की टेम्परेचर पता चल जाती है, पता चल जाता है कि फीवर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने जीरोथ लॉ के बाद आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, लेकिन की कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि टोटल वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू टोटल हीट ट्रांसफर फॉर ए साइक्लिक सिस्टम फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। अब जो है दैट मीन्स कि टोटल वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू टोटल हीट, और टोटल हीट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू टोटल वर्क। ठीक है। यदि नहीं हुआ ऐसा, तो मतलब बीच में कुछ लॉस हो गया, तो लॉस क्या होगा? चेंजेज इन एनर्जी। मतलब आपने इसको कुछ हीट दिया, वर्क ले लिया, ठीक है, तो या तो Q इक्वल टू डब्ल्यू होगा, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यदि नहीं है तो डेल्टा E मतलब क्या? आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। यही 3 एनर्जी हमने आपको बताया था। और जो क्लोज्ड सिस्टम की बात करेंगे
तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया इसका मतलब कि बचा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब इसको हम Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू मतलब क्या, पीडीवी, यदि हम डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको काफी कुछ फर्स्ट लॉ में बताया था। अच्छा, अब ये जो है फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि टोटल वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट और हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, यही बोल रहा है ना। अब ऐसा होता नहीं है, कैसे होता है, थोड़ा सा इसका लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो जो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है वही सेकेंड लॉ का फाउंडेशन है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फाउंडेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को आपने समझ लिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। टोटल हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क एनर्जी, और इसी के आधार पर हमने एक परपेचुअल PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन का कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई मशीन है जिसको PMM1 बोले थे, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टोटल आप हीट देंगे तो ये टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100%। हालांकि ये फिक्सियस है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी कारण तो सेकेंड लॉ आता है। अब फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट तो फ्लो हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा एक लिमिटेशन बताए थे कि आप बाइक चलाते रहते हैं, अचानक से आपने ब्रेक दबाया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेक पेडल गर्म हो जाता है, ठीक ना। लेकिन उल्टा आप नहीं कर सकते कि वो हीट एनर्जी दे करके काइनेटिक एनर्जी आप गाड़ी को चला लें, हो सकता है क्या, नहीं। उसी तरह से हाई लेवल से वाटर लो लेवल पे फ्लो हो जाता है, लेकिन लो लेवल से हाई लेवल पे अपने आप फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। हाई लेवल से लो लेवल आपकी छत से पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, ठीक है। नोजल की हमने बात किया था कि वहां पर इंथैल्पी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंथैल्पी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस की हम बात किए थे, डिफ्यूजर की बात किए थे, ठीक है, टरबाइन की बात किए थे। हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दिए थे कि कई बार आप दूध पीने बैठते हैं, काफी गर्म है तो उसको थाली में डाल लिए, क्या हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन ठंडा दूध डाल लें और वो गर्म हो जाए, सराउंडिंग से टेम्परेचर दूध ले ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, बिल्कुल नहीं डाउट सर। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ लिमिटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो प्रोसेस विच will not take place unless it satisfies both the first law and second law of thermodynamics, ठीक ना। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स क्या है, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। इवन दाउ कि फर्स्ट लॉ कहता है कि हो जाएगा, प्रोसेस संभव है, मतलब नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट लॉ इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना। अब हम यहां लिख सकते हैं इतना देर के बाद कि फर्स्ट लॉ इज हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट लॉ इज नेसेसरी, कॉन्सेप्ट सही है, बट नॉट ए कंडीशन, बट नॉट ए सेटिस्फाइंग कंडीशन। It is not the satisfying condition, ठीक ना। Hence there is a need of another principle which is applicable in thermodynamics which converts heat into work and work into heat, ठीक है, जो है। अब इस फर्स्ट लॉ को ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ आया। अब सेकेंड लॉ में भी दो लॉ है, ठीक है ना। कितने लॉ हैं, दो लॉ है। दो लॉ कौन कौन सा है,
बहुत शॉर्ट है, चूंकि अब फर्स्ट ईयर के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं तो उसी हिसाब से बताऊंगा। फर्स्ट लॉ है आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्या है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये बहुत शानदार और बेसिक कॉन्सेप्ट है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई सोर्स है जहां से आप हीट ले रहे हैं, ठीक है ना, हीट आपने लिया और किसी हीट इंजन को आपने दिया, ये हीट इंजन है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा वर्क कर दिया, मतलब कि इसकी इफिशियंसी 100% हो गई। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है ना, तो यही कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, देखिए मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा लिखना जरूरी है, इट इज इम्पॉसिबल to construct, it is impossible to construct a device which when operating, which when, इसको मैं समझा भी दूंगा, which when operating in a cycle converts all the heat into equivalent amount of work। ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान से समझिएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या? हीट इंजन, ऐसा कोई इंजन बनाना इम्पॉसिबल है विच व्हेन ऑपरेटिंग इन ए साइकिल कन्वर्ट्स ऑल द हीट इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, ये इम्पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पर जैसे Q आपका 50 किलो जूल जा रहा है, ये कितना आ रहा है? 50 किलो जूल आ रहा है, तो ये 50 किलो जूल आपका कभी भी जो है काम नहीं होगा, मतलब कि देयर विल बी समथिंग लॉस, ठीक है ना, यहाँ हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है ना, इसका एक और प्रिंसिपल देखिए, आप कभी भी हीट पंप, हीट इंजन देखे होंगे, ठीक है ना, जनरेटर देखे होंगे, तो उसमें साइलेंसर लगा होता है, बाइक में साइलेंसर लगा होता है। बिना साइलेंसर का बाइक संभव है क्या? मतलब कि जो इंजन है हमारा, क्या जो आपका इंजन है, ठीक है ना, हीट इंजन है, ठीक है ना, सिलेंडर पिस्टन से हीट Q1 लिया, अब कुछ काम करता है, ये वर्क कुछ करता है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है, रोटेशनल एनर्जी देता है, और उसके बाद कुछ हीट रिजेक्ट होता है। ऐसा संभव नहीं है कि Q2 जीरो हो जाए, Q2 जीरो हो जाए ये असंभव है। यही क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि Q विल बी कन्वर्टेड इनटू W, देयर विल बी नो लॉस ऑफ द हीट, बट फिजिकली प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही होगा। यही कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि एनी इंजन कैन नॉट बी 100% इफिशियंट, ठीक है ना, 100% इफिशियंसी के साथ कोई भी इंजन काम नहीं कर सकता है। इसको हम यदि शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नो इंजन विल वर्क विथ 100% इफिशियंसी। ठीक है, दैट मीन्स की इफिशियंसी क्या होता है? वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि वर्क और ये हीट दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना, दैट मीन्स की हीट रिजेक्शन इज जो है नेसेसरी एंड सफिशियंट। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट था किसका? सेकेंड लॉ का। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट जो है मैं यहीं पे थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्या इसको बोलते हैं? क्लाउसियस स्टेटमेंट, क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू, मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। it is impossible to construct a, सिमिलर टू हम पहले वाले के लिख रहे हैं, इसी के सिमिलर जो है ये भी लिख रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which when operating in a cycle
when operating in a cycle produces no effect other than to transfer heat from cooler body to हॉटर बॉडी। बहुत बढ़िया, इसको समझिएगा, हॉटर बॉडी। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है कि आपका हीट यहां से यहां तक गया और फिर यही हीट इधर से इधर आ गया। ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये कहता है सेकेंड लॉ। ठीक ना। क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच इन ऑपरेटिंग इन ए साइकिल प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर टू हॉटर बॉडी। मतलब हॉटर बॉडी यदि है, T1 बॉडी है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये तो संभव है कि T1 जो है T2 की तरफ चले जाए, लेकिन T2 से इधर हीट आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स की बॉडी ए एंड बी यदि है, ये ए एंड बी फिर से समझा देते हैं आपको। ठीक है ना। ये यदि बॉडी ए एंड बी है, ठीक है ना, तो बोथ आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, देन द बॉडी विल रिलीज द हीट। ये यदि कांटेक्ट में लाएंगे तो ये तो रिलीज करके इसको इक्वल कर देगा। ठीक है ना। दोनों की टेम्परेचर सेम हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब हम सोचे कि इसका हीट जो हम इसको दे दिए थे उसको ले करके इधर जो है पहुंचा दें, ये संभव नहीं है। दैट मीन्स की हीट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हीट फ्लोज हॉटर टू कोल्डर। अब कोल्डर टू हॉटर यदि हीट ट्रांसफर करना हो, कूल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफर करना हो हीट, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब आपको मशीन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मशीन। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, बेसिकली रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो इसी सेकेंड लॉ पर है। ठीक है ना। हम पढ़ाएंगे भी आपको बहुत डिटेल में। रेफ्रिजरेटर जो है क्या काम करता है, वह कोल्ड है। ठीक है ना। वो क्या है, कोल्ड है, और सराउंडिंग है, और सराउंडिंग क्या है, हॉट है। मतलब ये टेम्परेचर जो है इधर सराउंडिंग को इसको देना है। अंदर का टेम्परेचर, जैसे आप मिल्क रखे तो मिल्क का टेम्परेचर किसको देना है, सराउंडिंग को। और सराउंडिंग खुद व खुद हॉट है, गर्मी का दिन है। अब दूध को ठंडा करना है तो अपने आप ठंडा कभी नहीं होगा। समझिएगा इस चीज को। दूध गर्म है, दूध को ठंडा करना है, ठीक है, तो आप फ्रिज में रखते हैं। अब ये जो आप फ्रिज में रखे हैं दोस्त, तो फ्रिज से क्या हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रैक्ट करना है, हीट एक्सट्रैक्ट करना है, और कहाँ देना है, हॉटर बॉडी को, मतलब सराउंडिंग को। ठीक है ना। दूध को ठंडा करना है या लस्सी बनाना है, लस्सी को ठंडा करना है, तो आप फ्रिज में रखते हैं। मतलब क्या करते हैं कि उसकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और किसको देते हैं, सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग को तब तक आप नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप उस पर काम नहीं करते हैं। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि आप समझिएगा कि अब जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जब आप निकालेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो अब क्या हो गया, समझिएगा। यहां पर ये आपका हो गया इंजन, और यहां से आपने हीट लिया और यहां पे हीट दिया। ठीक ना। यहां से हीट लिया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क इस सिस्टम पे करना पड़ेगा। इसलिए तो फ्रिज बिजली बिल खाती है। ठीक ना। और ये जो टेम्परेचर है आपका T1 है या T2, और ये T1। ठीक है। दैट मीन्स की T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है ना। T1 से ग्रेटर T2 है, सराउंडिंग की टेम्परेचर ज्यादा होती है, फ्रिज की कम होती है। तो यहां पर होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट।
ठीक है, यहाँ पर आपका निकलता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपन वर्क सप्लाइड। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? आपने कितना हीट लिया, ठीक ना, कितना हीट आपने लिया, ठीक ना, आपने कितना हीट रिजेक्ट किया, तो कितना रिजेक्ट किए, इधर Q1 आपने लिया, Q2 मतलब Q1 इक्वल टू होगा Q2 प्लस W। अरे बस समझ में, इधर सॉरी Q2 जो है Q1 प्लस W, Q1 प्लस W, दैट मीन्स कि Q1 माइनस Q2 अपन क्या हो जाएगा, Q1 सॉरी वर्क सप्लाइड, Q2 आपने निकाला अपन वर्क सप्लाइड, दैट मीन्स कि Q2 अपन Q1 माइनस Q2, तो दैट इज द वर्क सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द रेफ्रिजरेटर। कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। Q2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर, ठीक ना, देन Q1, ठीक ना। तो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज बेस्ड ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट। उसी तरह केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में भी हमने आपको इफिशियंसी निकाला, तो इफिशियंसी हमने क्या बताया कि इंजन में हीट सप्लाइड, ठीक ना, और इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, ध्यान दीजिएगा सोर्स, और इसको क्या बोलते हैं, सिंक, क्या बोलते हैं, सिंक, ठीक है। तो ये आपका Q1 आपने हीट लिया, Q2 हीट रिजेक्ट किया, और W वर्क किया आपने, ठीक ना। तो हीट आपने सप्लाई कितना किया, Q1, रिजेक्ट कितना किया, Q2 अपन हीट सप्लाइड Q1, या इसी को W अपन Q1, ये हो गया आपका इफिशियंसी। और ठीक उल्टा होता है COP, यहां पर आप देखिए COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया, Q2 अपन W सॉरी Q1 अपन W, कितना आपने हीट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, हीट एक्सट्रैक्ट कितना किया, तो यहां पर आप COP निकालेंगे तो ठीक उल्टा हो जाता है Q1 अपन W, कितना आपने हीट एक्सट्रैक्ट किया सिस्टम से, और सराउंडिंग को हीट आपने दिया। तो कुल मिलाकर के लास्ट के 2 मिनट में आप समझ जाइए। अच्छा, पहला एक चीज समझिएगा, और इस मशीन को बोलते हैं PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन 2। ये इट इज अगेन हाइपोथेटिकल मशीन। तो अब दोनों स्टेटमेंट समझ जाइए। पहला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट समझिएगा, क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इंट्रोपी। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, ये 65 था, नेक्स्ट लेक्चर 66 में इंट्रोपी बताएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन जो है करेंगे। तो केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ लॉस होगा, निश्चित होगा, ठीक है। दैट मीन्स की इफिशियंसी कैन नॉट बी 100%, इफिशियंसी कैन नॉट बी 100%, ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। दैट मीन्स की नो हीट इंजन कैन वर्क विथ सिंगल रिजर्वायर, इसको हीट रिजर्वायर बोलते हैं, सोर्स एंड सिंक, मतलब कि यहाँ से सोर्स मतलब कि सिलेंडर पिस्टन में आपका हीट जनरेट हुआ, वो कुछ काम किया इंजन पर, और कुछ एनर्जी या हीट लॉस हुआ, लॉस होगा ही होगा, ठीक ना, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, ठीक ना, एनर्जी लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कहता है पहला चीज। उसके बाद क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो हो सकता है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक हम उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं देंगे, मतलब हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये कहता है, ठीक है। तो दोनों लॉ आप समझ गए। ये क्लॉसियस स्टेटमेंट का एग्जांपल हमने आपको रेफ्रिजरेटर दे दिया, हीट पंप दे दिया, ठीक ना, हीट पंप मतलब कि जो है इलेक्ट्रिक हीटर जो आप बात करते हैं, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक ना। अब इसके अलावा जो है रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबल लॉ यदि हम पढ़ें,
तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हाउएवर आइडियल केस इज रिवर्सिबिलिटी की, जिस रास्ते से हम गए जितना एनर्जी खर्च हुआ आने में भी उतना ही एनर्जी खर्च होगा, ये आइडियल है। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली, और उतना स्लोली जो है कोई प्रोसेस होता नहीं है दुनिया में। दुनिया तो आज और ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है। तो चूंकि अब हम बात करें यहाँ पर, तो ऑलवेज देयर इज लॉस, देयर इज ऑलवेज लॉस, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि यहाँ भी जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट देने में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ भी हीट इंजन 100% इफिशियंट हो नहीं सकता है, देयर विल बी लिटिल बिट लॉस। हाँ, आइडियल इंजन की बात करें तो कार्नट साइकिल की जब हम पढ़ेंगे, जब कार्नट साइकिल जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे जो है 100% जो है इफिशियंसी अचीव होता है, ठीक है ना। कार्नट थ्योरम यही कहता है ना कि 100% जो है चीज़ें तो संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, एक एज्यूम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी इंजन की इफिशियंसी 100% हो। मतलब इसकी टेम्परेचर यदि T1 है, इसकी टेम्परेचर यदि T2 हो, तो इफिशियंसी क्या निकलती है आपकी, T1 माइनस T2 अपन T1, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। और इसकी जो है मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपन T1, और ये T2 और T1, T2 और T1, T1 और T2 दोनों बराबर हो नहीं सकता है कि इंजन के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो जाए, ये हो नहीं सकता है। यदि ये दोनों सेम हो जाएगा इसका मतलब वर्क ही जीरो हो जाएगा, तो ये संभव है नहीं, इसलिए 100% इफिशियंसी संभव है नहीं। बट दिस इज द हाइपोथेटिकल वन, हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है एनर्जी या वर्क मिले, मिनिमम लॉस हो। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपने समझा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन टू लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कहता है कि किसी भी हीट एनर्जी का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है। नो वन हीट इंजन कैन वर्क विथ सिंगल रिजर्वायर, ठीक है ना। ये T2 T1 दोनों बराबर हो जाए, सिंगल की टोटल इधर से हीट दिया और वर्क हो जाए, लॉस ना हो, साइलेंसर ना लगाना पड़े, एग्जॉस्ट हीट ना निकले, ऐसा संभव नहीं है। ये कौन कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि फ्रीज या कोई भी कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। आप मतलब कि लस्सी को आप जो है लस्सी पीते हैं, कितना ठंडा होता है, ठीक है ना, आइस कितना ठंडा होता है, उसको आप जो है बिना वर्क किए, बिना एनर्जी दिए, कोई ऐसा डिवाइस लगाए बिना, उसके हीट को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रिज के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, वर्क करते हैं, तभी तो हम लोग रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, ठीक है ना। ये आपका रेफ्रिजरेटर है और ये जो है आपका ये आपका डिवाइस है और ये फ्रिज है। फ्रिज से आप क्या करते हैं कि इधर से Q1 हीट ले लेते हैं और ये सराउंडिंग को दे देते हैं, इसीलिए तो आपको फ्रिज के पीछे देखिए कितना गर्म होता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है, कंप्रेसर वर्क करता है, ठीक है, तभी तो बिजली बिल उठता है आपका फ्रिज में, ठीक है ना। फ्रिज क्यों, एसी क्या करता है, आपके घर के अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के हीट को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। आपके घर के अंदर के हीट को रिजेक्ट करता है और बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। मतलब अंदर तो टेम्परेचर कम है, बाहर ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की तरफ फेंकने में क्या करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर। आ रही बात समझ में। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी सेकेंड लॉ के बेस पर एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंट्रोपी। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोपी। इंट्रोपी पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 66 इसी के बाद, ठीक है। तो उसमें जो है काफी कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि यूनिवर्स का टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे काम करता है सिस्टम। और इसके बाद जो है प्योर सब्सटेंस पढ़ाएंगे आपको उसके नेक्स्ट क्लास में, स्टीम पढ़ाएंगे,
बॉयलर पढ़ाएंगे, रेफ्रिजरेशन पढ़ाएंगे। ये जो हमने हीट इंजन की बात की, ये हीट इंजन में भी आईसी इंजन बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जो आपको क्लाउसियस स्टेटमेंट में फ्रिज की बात की, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात की, ये भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत हम एयर कंडीशन भी पढ़ाएंगे, एयर कंडीशन के पैरामीटर भी पढ़ाएंगे, सब इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मैं जैसे कि बार बार बोलता भी हूँ कि हमेशा जो आपका ये छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसमें जब जाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में कहाँ जाना है आपको, बीएमई की प्लेलिस्ट, बेसिक मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग की, और वहाँ इन सीक्वेंस सारे लेक्चर दिए हुए हैं। टाइटल देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है अंदर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, और इन वीडियोज़ को थोड़ा प्रमोट करते रहें, चैनल को प्रमोट करते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।